आवाज नेशनल न्यूज के खास कार्यक्रम आवाज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वो भले ही कांग्रेस पार्टी से हो, लेकिन कभी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरीके की चूक होती है तो वो उन्हें भी आईना दिखाने से चूकते नहीं हैं। जी हाँ, हमारे साथ में है राकेश शेट्टी जी। सर, आवाज नेशनल में आपका स्वागत है। पब्लिक है वो परेशान है कि वो किसकी तरफ जाए, वो भाजपा की तरफ आए, कांग्रेस की तरफ जाए, वो किसका दामन थामे और जिस तरीके से उनकी चीजें हैं वो किसके सामने रखें। बिल्कुल। और जैसे हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें, आज लोगों ने वर्डिक्ट दिया, जो तीन पार्टी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी यहाँ पे स्थापन किया और अपने देखा कि 2-2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। कोविड का समय था, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या आम जनता हो, जिस तरीके से सही पिक्चर, सही कितने लोगों की डेथ हुई, इसका सही पिक्चर अगर किसी सरकार ने पूरे देश में दिया है तो महाराष्ट्र सरकार ने। गुजरात में शवों के लाइन लगे हुए थे, फिर भी सूरत जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिखाती थी 4 डेथ हुआ, 5 हुआ। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि वहाँ पे माँ गंगा के ऊपर शवों का पूरा लाइन लगा हुआ था, फिर भी ये लोगों ने आम जनता और पब्लिक से छुपाया गया कि कितने लोग कोविड के दौरान मृत्यु हुई उनकी। मगर महाराष्ट्र एक ही गवर्नमेंट थी जिन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा और एक कोविड काल में जो प्रॉब्लम था महाराष्ट्र में, उससे वो बाहर लेके आने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया। सर, एकनाथ शिंदे द्वारा जो सरकार चल रही है, जो भाजपा का दामन थाम के इस समय जो है सरकार में आई है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या संदेश देंगे, जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पूरे महाराष्ट्र और मुंबई की जनता जानती है कि एकनाथ शिंदे जी भले आज सीएम बने, बट ये रिमोट कंट्रोल पे चलने वाली सरकार है। ना ही एकनाथ शिंदे जी का ये कैपेसिटी है कि 40 आमदारों को शिवसेना से लेके जाना, क्योंकि सूरत में वो क्या जानते हैं, किसको जानते हैं, गुवाहाटी में किसको जानते हैं, गोवा में, ये तीनों ही राज्य जहाँ पे ये 40 आमदार और 10 अपक्ष आमदार है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राज है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरे खेल का जो रचना रची है, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने रची है। और आज भी हम जो देख रहे कि बार बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली बुलाया जाता है और वो दौड़ के चले जाते हैं। आज महाराष्ट्र का खेडूत परेशान है। महाराष्ट्र में अभी आपदा आई हुई है, फ्लड है, ये सब समस्या के बीच में मुख्यमंत्री किधर है? मुख्यमंत्री अपना नंबर गेम के लिए आज बहुत सारे लीलाधर ढाके जैसे वरिष्ठ शिवसेना लीडर हो या मनोहर जोशी, इनको आज वो मुलाकात कर रहे हैं। अरे ये सब तो ठीक है, आप अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे, आप शिवसेना के ऊपर कब्जा करना चाह रहे, मगर महाराष्ट्र की जनता का क्या इसमें दोष है? आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके पास बहुमत मिल गया, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सपोर्ट किया, आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सामने जो समस्या है उसको हल करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री पद पर स्थापित किए गए, पीछे भाजपा का जो हाथ है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि ये क्या सोच लेकर जो है इस तरीके से आपस में भिड़ा के आज वो किस मंशा से सामने आए हैं? देखिए, मैं जैसे कहता हूँ कि ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, मतलब दिल्ली से जैसा रिमोट ये होगा वैसा यहाँ पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री खुद से एक निर्णय नहीं दे सकते। हमने देखा कि पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो मुख्यमंत्री के हाथ से माइक छीना जा रहा है, मुख्यमंत्री को लिखित में उप मुख्यमंत्री ऑर्डर दे रहा है और वो उनको बोलना पड़ रहा है। तो बहुत दिन चलने वाला चीज नहीं है। और महाराष्ट्र की जनता, देखिए, मुख्यमंत्री का जो पद है कोई भी बने, उसका एक गरिमा होती है और उसको एकनाथ शिंदे जी को संभालना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से उनको कंट्रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सर, एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में जो सत्ता स्थापित करने की परंपरा, आपके राय में महाविकास आघाड़ी का भविष्य उसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, महाविकास आघाड़ी ने जो देखो कि इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये नेचुरल अलायंस थे, उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा और हमने राष्ट्रवादी हम लोग साथ में लड़े। मगर चुनाव के बाद जब हमने देखा कि
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सरकार नहीं बना पा रही, और जब शिवसेना से प्रपोजल आया तब जाकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हमने उनको सपोर्ट किया। और हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री या शरद पवार जी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रवादी का मुख्यमंत्री, जिसका सबसे ज्यादा नंबर शिवसेना का था, इसलिए हमने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनको सपोर्ट किया। और आज महाविकास आघाड़ी नहीं है, फिर भी आज भी हमारा जो समर्थन है ये उद्धव ठाकरे जी को। सर, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आप देख रहे होंगे कि पार्टियों में आपस में ही बगावत चल रही है, एक दूसरे से लोग नाराज चल रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं, सत्ता अलग तरीके से चल रही है, जनता अलग सोच रही है। इसमें आप क्या सोचते हैं? एक तरीके से लोगों के साथ में रहते हैं, हमेशा उनके बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे, कैसे चलना चाहिए? देखिए, एक बार आप मुख्यमंत्री बन गए, अब तो कांग्रेस या राष्ट्रवादी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आप सत्ता पे बैठ गए, अब आपको चलाना चाहिए जी। मगर मुख्यमंत्री साहब चला नहीं रहे, वो अपने आप को बचा रहे, तो ये फर्क जो है ना ये बंद होना चाहिए। और बार बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का अपना गरीब है, दिल्ली जो इनको बार बार बुलाती है ना दिल्ली, ये बंद होना चाहिए। कभी कैबिनेट मंत्री के लिस्ट फाइनल करने, कभी ये, आज पूरा जूम है, आप इंटरनेट का जमाना है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो। क्या जरूरत है दिल्ली के दरबार में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जाके क्यों जाना चाहिए बाहर? आप जूम में बता दो, फैक्स कर दो, लिस्ट ईमेल कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का सब काम छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में बदले हुए राजनीतिक माहौल से आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव और ठाणे महानगर पालिका जो चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको लगता है कुछ चीजें उससे? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे जो प्रायोरिटी है कि ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है, और महाविकास आघाड़ी ने जो प्रपोजल दिया था वो मामला कोर्ट में था और हाल ही में उसका निर्णय हुआ। जब तक आप उनको ओबीसी समाज के लोगों को पॉलिटिकल आप उनको रिकॉग्निशन नहीं दोगे, तब तक चुनाव को लंबित किया गया है। मुझे लगता है कि एक बार ये फिर से, और हाल ही में आपको पता है कि महानगर पालिका में जो हम विभाजन बोलते हैं वार्ड्स का, ये चालू था, इसको दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा रचना करना पड़ेगी, और जब तक वो नहीं होता कॉर्पोरेशन चुनाव लंबित रहेगा। जी बिल्कुल। भाजपा के सर्वोच्च न्यायालय में इस समय विचाराधीन शिवसेना के बारे में जो चल रहा है, बागी विधायकों की जिन्हें बर्खास्त करने की बात कही जा रही है, या हम कहें शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह का फैसला करने के जो चीजें चल रही हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कि आपस में वो बोलते हैं शिवसेना हमारी है, या वो बोलते हैं शिवसेना हमारी है, आपको क्या लगता है शिवसेना इनमें से किसकी है? देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनका तो ये मजबूरी हो गया कि उनको ये बोलना पड़ रहा है कि शिवसेना हमारी है, जबकि वो अंदर से जानते कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी के है, और उसके बाद ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी। शिवसेना और ठाकरे परिवार को आप अलग नहीं कर सकते। कुछ साल पहले राज ठाकरे जो इसी परिवार का मेंबर है और बहुत ही प्रभावशाली नेता है, और उनका जनमानस में एक फैन फॉलोइंग है, वो भी जब उनका कुछ कारणों से उद्धव जी से या बाकी लोगों से नहीं जमा, वो भी शिवसेना को क्लेम नहीं किया जी। क्योंकि वो जानते हैं कि शिवसेना का जो घटना है उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिवसेना प्रमुख के पास सभी अधिकार है। क्या अधिकार है? खासदार, आमदार, नगर सेवक, सरपंच तक जी आप नियुक्त कर सकते हैं और उनको बर्खास्त कर सकते हैं। तो आज एकनाथ शिंदे जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उद्धव ठाकरे जी ने पहले 12 फिर 4 ऐसे 16 विधायकों को जो सस्पेंड किया है, उसका पूरा अधिकार शिवसेना प्रमुख को है। और क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये कह रहे कि मैं शिवसेना। उनके चिन्हों को भी लेकर सर काफी विवाद चल रहा है। देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ पहली बार देश में जब आया तो राजीव गांधी जी ने लाया, तब उन्होंने स्प्लिट ऐसा वर्ड यूज किया था, और आज के डेट पे उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार के समय इसको चेंज किया गया है। तो आज के डेट पे आप सेपरेट ग्रुप बना के, जैसे पहले होता था कि आपके पास 2/3 है तो आप सेपरेट ग्रुप करके आप बना सकते थे, तो आज वो स्प्लिट करके ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि वाजपेयी जी ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, उसका नाम है मर्ज।
मर्ज का मतलब आपको कोई ना कोई पार्टी में मजबूरन जाना ही पड़ेगा। स्प्लिट करके एक अलग ग्रुप नहीं बन सकते, अलग चिन्ह आप नहीं ले सकते। आपको या तो फिर एमएनएस, आरपीआई या दूसरे जो पार्टी है इसमें आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, महाराष्ट्र नई सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार ना होने के पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? क्यों इस तरीके से जो है चीजें एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है, फैसला नहीं हो पा रहा है? मुझे पूरे महाराष्ट्र के जनता भी जान रही है और मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं, बीजेपी के लोग जानते हैं कि जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। संविधान में इसके लिए जगह नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ बोलता है। और अगर ये 16 विधायक अगर सस्पेंड हो गए तो दोबारा चुनाव होगा और मुख्यमंत्री जी को राजीनामा देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मंत्री पद आप दे दोगे और उसके बाद राजीनामा दोगे, वापिस ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी जो पूरा इस खेल का चाणक्य वही है, इसलिए उन्होंने ये जो मंत्रिमंडल का चीज को उन्होंने टाला और डिले किया है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का इंतजार कर। सर कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी इन लोगों के डर चल रहा है। बिल्कुल, अगर डर नहीं होता तो एकनाथ शिंदे जी आज मनोहर जोशी, लीलाधर ढाके जो वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिलते, वो अपना काम करते। आपको तो पहले दिन से डर है। एकनाथ शिंदे जी डरते थे इसलिए तो वो सूरत गए, सूरत से शिवसैनिक वहां पे नहीं पहुंचे इसलिए गुवाहाटी गए, गुवाहाटी यहाँ पहुंचे इसलिए बाद में गोवा आए। तो ये पूरा डर तो इनके अंदर है ही, और ये डर सिर्फ शिवसैनिक का नहीं, संविधान का भी है। इसलिए आज आप इस शिवसेना पार्टी को ही क्लेम करें, उसका चिन्ह क्लेम करें, क्योंकि डर। नहीं तो अगर डरते नहीं तो आज वो मुख्यमंत्री निवास में बैठते, आप मंत्रालय में बैठते लोगों का काम करते। आप काम नहीं कर रहे हो, आप आपकी कुर्सी को बचाने का काम कर रहे हो। जी बिल्कुल, बदले हुए राजनीतिक समीकरण के कारण और शिवसेना पार्टी में हुई बगावत के कारण क्या उद्धव ठाकरे जी जो लोकप्रियता है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? मुझे जो लगता है कि महाराष्ट्र में और पूरे देश में उद्धव ठाकरे और शिवसेना इसके लिए जो लोग भावुकता से जुड़े हुए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, नॉन महाराष्ट्र जो यहाँ पे उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हर एक व्यक्ति आज ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके परिवार के साथ आज क्या कर रहा है, और एक सहानुभूति का लहर उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसका फायदा जरूर आगे जो भी चुनाव होगा उसमें आप देखोगे कि उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना इस पार्टी को बहुत बड़ा जीत इसके कारण मिली। जी बिल्कुल, क्या एकनाथ शिंदे जो राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उभर कर सामने आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है एकनाथ शिंदे आज करीबन 2004 से लेकर 2022 तक इतना लंबा पॉलिटिकल उनका कैरियर रहा। थाना डिस्ट्रिक्ट के बाहर लोग नहीं जानते थे एकनाथ शिंदे को, मुलुंड या मुंबई में भी काफी लोग नहीं जानते थे। अगर उनका ऐसा कैपेबिलिटी होता और उतना अगर मास फॉलोइंग होता तो पूरे महाराष्ट्र में उनको जानते। परसों गूगल ने मोस्ट सर्च पर्सन करके एकनाथ शिंदे जी का नाम दिया, मतलब पूरे दुनिया में, देश में लोगों ने सर्च किया। अगर पॉपुलर होते तो सर्च नहीं करना पड़ता। तो यही बात है कि वो इतने पॉपुलर नहीं थे। महाराष्ट्र में भी बहुत लोग उनका फोटो देखना चाह रहे हैं, कौन है, आज कोई मुख्यमंत्री बना है, तो ये इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे। और इनका उतना कार्यशैली थी, वो मंत्री रहे करीबन पहले 5 साल, उसके बाद 2.5 साल, 7.5 साल आप मंत्री रहे और लोग आपको अभी तक नहीं जानते। तो ये मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई प्रश्न चिन्ह है कि वो ऐसे पॉपुलर लीडर नहीं है, और ना ही उनके चेहरे पे और उनके नाम पे कोई चुन के आ सकता। सर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी और इनके एकनाथ शिंदे जी की लोकप्रियता में जमीन आसमान का फर्क आपको लगता है? बिल्कुल है। आपको अगर कोई पॉपुलर लीडर होता, जैसे शरद पवार जी, वो पॉपुलर लीडर थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको निष्कासित करने के बाद वो अपने नाम पे, अपने दम पे चुन के आए, और वही नहीं आए, वो अच्छा खासा एमएलए पूरे महाराष्ट्र में चुन के आए। उसी तरह नारायण राणे, ये भी शिवसेना छोड़े, इनका भी पॉपुलैरिटी था, ये मुख्यमंत्री रह चुके थे, 9 महीना मुख्यमंत्री रहे, अपने नाम पे 12 लोगों को चुन के लाए। छगन भुजबल जी
ये जब पार्टी छोड़े, वो भी पॉपुलर लीडर थे, उनका पूरे ओबीसी समाज में बहुत बड़ा दबदबा था और उन्होंने अपने नाम पे 18 लोगों को चुन के लाए। तो ये पॉपुलर लीडर होते जो जिनका चेहरा महाराष्ट्र के गांव गांव तक पहुंचा है और उनके नाम पे लोगों को वोट मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज इस लेवल पे एकनाथ शिंदे आज तो नहीं है। अगर वो काम करते तो भविष्य का हम कह नहीं सकते, मगर आज वो पॉपुलैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल सर, 8 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन या मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये प्रश्न तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो और उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ भी जो निर्णय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतने दिन से देख रहे हैं और अब उन्होंने लार्जर बेंच दिया। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, 60 सीट थे, उसमें से 42 मतलब 42 लोग कांग्रेस के चुन के आए, 6 लोग मात्र बीजेपी के आए, 11 लोग इंडिपेंडेंट थे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 6 एमएलए के दम पे कांग्रेस के 22 लोग को लेकर वहां पे मुख्यमंत्री बनाए, मगर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो उसी तरह का पैटर्न मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में होगा। सर जिस तरीके से ये आपस में मतलब हर चीज को साबित करने की बात कर रहे थे, दम पे बात कर रहे थे कि होने वाला है, तो अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि केवल ये बातें चल रही है, रियलिटी में कुछ है या नहीं है? देखिए, जहां तक एकनाथ शिंदे जी का आप बात कर रहे हैं शायद से और उनकी बता रहे, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन है, उनको एक फेयर प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टेट का मामला नहीं है। इस बार अगर कोई भी सही डिसीजन हो, गलत हो, सही अगर डिसीजन लेते तो पूरे देश में एप्लीकेबल होगा, और अगर कोई गलत डिसीजन देते हैं आज या गलती से कुछ गलत आ गया तो पूरे देश में इसका परिणाम होगा और इस तरीके का बगावत पूरे देश में होगा। सर पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अगर मुख्यमंत्री दूसरे के दम पर अगर चलते हैं तो ऐसे में महाराष्ट्र का भविष्य आपको क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, ये एक्चुअल में अगर रिमोट से आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चलाओगे तो दिल्ली को खुश करने के लिए, जैसे एक सिंपल बोलता हूँ कि पहला दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब कहा गया कि आरए का जो शेड का काम वो शुरू करेंगे, मतलब हजारों लाखों जो पेड़ है वहां पे काटा जाएगा, मतलब ऐसे निर्णय दिया जाएगा जहां पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा। आपका क्या इंटरेस्ट है कि आरए में ही ये करना चाहिए? क्या जरूरत है वहां पे डिपो बनाने का? इतने मुंबई में खाली जगह है, जहां से विक्रोली में था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन आप अलॉट कर सकते थे, मगर आप नहीं करना चाहते। आपको क्या इंटरेस्ट है? मतलब जितने गलत निर्णय हैं वो सब शिंदे साहब को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी लेगी, और जो लोगों का नाराजगी है वो शिंदे साहब के ऊपर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पीछे में बैठ के कहेगी कि मैं ये निर्णय जो भी लिया है शिंदे साहब ने लिया, हम तो नहीं लिए। जी बिल्कुल। इस सारी घटनाक्रम के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में क्या भविष्य आपको लगता है सर? देखिए, 2014 हो 2019 हो, आप जानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा, और क्योंकि हाल ही में हमें 2014 में लोगों ने वोट आउट किया, तो एक 5-10 साल वो लोग पब्लिक जो आम जनता वो देखना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है, देश में हो या सेंटर में। और आज अगर आप पूरे देश का माहौल देखोगे तो बेकारी सबसे ज्यादा है, महंगाई है। कांग्रेस के समय 600 रुपए का गैस सिलेंडर इनको महंगा लगा, आज 1800 का गैस सिलेंडर सस्ता लग रहा है। पेट्रोल उस समय में 65 रुपीज का था, आज 100 के ऊपर है, तो कोई विरोध नहीं हो रहा है। मगर लोग क्या है ना, घर पे बैठ के देख रहे, समझ रहे। आज सिर्फ न्यूज चैनल टेलीविजन ही नहीं है, सोशल मीडिया भी है। लोग अलग अलग जगह से अपना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और एक ओपिनियन बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बार बार एक चीज दिखाया, जैसे एक जादूगर है, एक बार दिखा देता है उसका जादू चल जाता है, दूसरी बार दिखाता है चल जाता है, मगर बार बार आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो चीज कांग्रेस के समय में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सब चीजों को अपनाएं। जैसे जीएसटी हो, कांग्रेस ला रही थी, आपने अपोज किया। जैसे एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% ला रहे थे, तो सुषमा स्वराज ने पूरा संसद को अपने सर पे ले लिया, मगर अब तो मोदी जी ने 100% कर दिया। आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, अभी तो आप हर एक चीज अदानी को दे रहे हो।
अंबानी जी को दे रहे हो। तो मतलब जो जो वादा आपने किया, आपने 15 लाख, ठीक है वो तो जुमला खुद अमित शाह बोलते, मगर आप पूरे इस घटनाक्रम में देखोगे ना कि मोदी जी जो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और ऐसा है, मगर ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा। आपके राय से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो सही तरीके से डिसीजन ले, ऐसा कोई मुख्यमंत्री होना आज चाहिए? का जो समय है, श्रीमती सोनिया गांधी हो, शरद पवार जी हो, इन्होंने सबने उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट किया है। जब इतना सब माहौल हो रहा था, जबकि सब लोग छोड़ के जा रहे थे, तभी भी श्रीमती सोनिया जी हो या शरद पवार हो, आज के समय पे उद्धव ठाकरे जी ही हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। क्योंकि आज सरकार नहीं है, हम अपोजिशन में हैं और एक निर्णय बने कि आज अजीत दादा पवार को हमें विरोधी पक्ष नेता बनना पड़ा, मगर उद्धव ठाकरे जी के जो कार्यकाल है इसको सबने अप्रिशिएट किया, हमारी मैडम हो या शरद पवार, और जितने एमएलएज भी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो और शिवसेना का, ठीक है उनका एमएलएस का कहना है, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के एमएलएस ने कभी उद्धव ठाकरे जी को ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारा काम नहीं किया, हम इनके पास गए, फंड नहीं दिया, या ऐसा कोई शिकायत आज तक तो हम बाहर नहीं आई, ना ही मीडिया में। सर, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक राजनेता होता है, हर एक के माइंड में एक सेट होता है, लेकिन बार बार सड़कों पर आना, जो मुद्दे हैं पब्लिक की वो छोड़ के आपस में पार्टियों के ही जो सारी चीजें चल रही, उससे कहीं ना कहीं आज जनता के मन में भय है। ऐसे में आप एक राजनेता होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, लोगों को यही समझना है कि आज जो शिवसेना से विधायक बाहर गए, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नेचुरल अलायंस है और इसलिए उनको साथ में आना चाहिए, और राष्ट्रवादी और कांग्रेस हमेशा के अपोजिशन में रही, सही बात। मगर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ यही एमएलएस को कि जब 2014 में आपको पता है लोकसभा में मोदी जी का लहर था जी, और उन्होंने जब देखा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नंबर आ गए, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को अलायंस से निकाल दिया बाहर, और शिवसेना अपने दम पे, उद्धव ठाकरे जी अपने दम पे ये एमएलएस को चुन के रहे। 19 में अलायंस भले हुआ, 14 में इन्होंने छोड़ दिया था शिवसेना को, तभी एमएलएस ने कुछ भी बात नहीं की, इन्होंने तभी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व या दूसरा चीज याद नहीं है। आज मैं बताता हूँ ऑन रिकॉर्ड, एकनाथ शिंदे जी ने परसों, जो उनका पहला भाषण है विधान भवन में था, उन्होंने कहा कि ये लाइन अब एकनाथ शिंदे जी का है, आप यूट्यूब में जो भी आपके दर्शक हो वो देख सकते हैं। बोला भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई भी हद तक जा सकती। उन्होंने आमदारों के ऊपर, खासदारों के ऊपर ईडी और सीबीआई के चौकसी लगाया, मगर किसी को जेल भेजा क्या? नहीं भेजा, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो प्यार से जीतना चाहती थी, इसलिए आज हमने इनके साथ अलायंस किया। ये वाक्य राकेश शेट्टी या कांग्रेस पार्टी या उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे ना, ये तो खुद एकनाथ शिंदे जो आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, ये वो भी सड़क पे या कोई गुवाहाटी के होटल से नहीं बोले, विधान भवन से खड़े होकर बोला और ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को अपना टूल बनाकर उपयोग किया, और इसका विटनेस खुद एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि उन्होंने कहा है और ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्डेड है, और ये सदियों तक पढ़ा जाएगा एज रेफरेंस। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, मगर ये लाइन को मीडिया ने नहीं दिखा। मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि किस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ओपनली एडमिट कर रहे आज, इसलिए ईडी और सीबीआई के खिलाफ क्यों लोग सड़क पे आ रहे। परसों ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बार बार आप समन कर रहे हो, लोग क्यों आपके अगेंस्ट आ रहे? इसलिए आ रहे क्योंकि सीबीआई और ईडी का क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुका है इस देश में। वो बीजेपी जिस तरह बोलती है वैसा वो कर रही है। जैसे आज ये जो 40 विधायक है, प्रताप सरना के ऊपर केस था, भावना गौली खासदार उनके ऊपर केस था, ये मुंबई में ये यशवंत यादव और उनकी मिसेस जो आमदार है यामिनी यादव, इनके ऊपर था। अब ये तीनों का केसेस का क्या हुआ?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आ गए, कोई केसेस नहीं। और जो इनके ऊपर आरोप लगाते थे डॉक्टर किरीट सोमानी जी, वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए, क्योंकि जिनके खिलाफ वो रोज बोलते थे कि आज जेल जाएंगे, कल जेल जाएंगे, आज जेल जाएंगे, कल, वो उनके पास तो अभी काम ही नहीं रहेगा, बिकॉज सब लोग शामिल हो गए शिवसेना भाजपा के जो नए गवर्नमेंट है शिंदे गठ का, उसमें शामिल हो गए। इसका मतलब ईडी तो इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसलिए इस देश में जो संस्था है ना, जिनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, धीरे धीरे सबका क्रेडिबिलिटी खत्म हो रहा है। और जब ऐसा होगा, अब आपके पास सत्ता होती है, पैसे का ये होता है, तब आप क्या करते हो? तभी उठाव एक्चुअल में जनता करेगी। ये जनता जो आज घर पे बैठी है देख रही तमाशा, जिस दिन ये पानी सर के ऊपर से चला जाएगा, यही जनता चढ़क जाएगी और ये चुनी हुई सरकार को गिरा देगी। बिल्कुल सर, जाते थे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जो इलेक्शन आ रहा है वो किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुने? देखिए, पहली बात, जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगी। आप लोग अपनी समस्याओं पे खुल के बाहर बोलना शुरू करिए। ना अपने को भारतीय जनता पार्टी से डरना है, ना मुख्यमंत्री से डरना है, या किसी से डरना है। और मीडिया अगर अपनी बात नहीं उठाती तो सोशल मीडिया को उपयोग करिए, और ये उठाओ बहुत जल्द आप देखोगे पब्लिक ये लाएगी। और जनता आने वाली जो इलेक्शन है, वो घर पे बैठी है, वो देख रही है तमाशा। इलेक्शन के दौरान वो अपना जो निर्णय है वो करेगी। जी बिल्कुल, ये थे राकेश शेट्टी जी हमारे साथ, जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार किसी और मुद्दे को लेकर हम आपके सामने होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।